के बारे में बात करेंगे। तो कार्य दो प्रकार के होते हैं, एक तो दाब और आयतन कार्य और एक बिना दाब और आयतन के कार्य, है ना। दाब और आयतन में क्या होता है कि दाब के द्वारा आयतन में परिवर्तन किया जाता है। ये दो प्रकार का हो सकता है, उत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय। और जो बिना दाब और आयतन वाले कार्य उसमें जरूरी नहीं है कि आयतन में परिवर्तन हो, है ना। जैसे कि मैं कोई पत्थर उठाकर ले जा रहा हूँ, यहाँ पर जो दाब आयतन कार्य होते हैं उसमें क्या होता है, एक पिस्टन होता है, सिलेंडर होता है, उसको दबाया जाता है तो गैस कंप्रेस होती है। लेकिन अगर अपन इसकी बात करें नॉन पीवी कार्य की, बिना दाब और आयतन कार्य की, तो ज़रूरी नहीं है यहाँ पर किसी पर दबाव दिया जाए, आयतन उसका कम या ज़्यादा किया जाए। तो यहाँ पर जो अपन केमिस्ट्री की बात करेंगे तो अधिकतर दाब आयतन कार्य हैं। तो पहला कार्य अपन पढ़ेंगे उत्क्रमणीय कार्य, दूसरा अनुत्क्रमणीय कार्य। उत्क्रमणीय कार्य में क्या होता है, वो अपन ने एक सिलेंडर लिया था, अपन ने कहा था कि ये एक सिलेंडर है, उसके अंदर एक जो है वो क्या भरी हुई है, गैस, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, एक लगा हुआ है पिस्टन, याद आ रहा है। इसके ऊपर क्या लग रहा है, एक पी एक्सटर्नल फोर्स जो है वो लग रहा है, और यहाँ पर जो है अंदर से बाहर की ओर कौन सा लग रहा है, पी इंटरनल फोर्स या पी गैस, है ना। पी इंटरनल कह दो या पी गैस के द्वारा लगाया गया दाब लग रहा है। अब ऊपर वाले दाब को अपन कम या ज़्यादा, जिसको अपन प्लस माइनस डीपी कह सकते हैं, थोड़ा सा दाब जो है वो लगाया जाता है। तो अपना फॉर्मूला क्या आया था, पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी गैस प्लस माइनस डीपी। चूँकि हम जानते हैं वर्क अगर उत्क्रमणीय है तो अपन फॉर्मूला क्या लिखते थे, माइनस पी एक्स टी डी वी, ठीक है, माइनस पी एक्सटर्नल डी वी, ठीक है। तो अपन इसका समाकलन करेंगे कहाँ से, V1 से V2 तक। भाई सीधी सी बात है, या तो बढ़ेगा या फिर क्या होगा, घटेगा आयतन। तो V1 से लेकर V2 तक अपन किसका क्या करते हैं, इसका समाकलन करते हैं। तो जब भी समाकलन करेंगे तो पी ई एक्स टी डी वी, है ना। तो अपने पास जो पी ई एक्स टी की वैल्यू क्या है, पी गैस प्लस माइनस डी पी डॉट डी वी है, और अपन dp और dv का मान चूँकि बहुत ज़्यादा क्या होता है, कम होता है, इसलिए dp और dv को क्या कर लेते हैं, नगण्य मानते हैं। तो अपने पास क्या आ जाता है, w रिवर्सिबल माइनस p गैस डॉट dv, इतना मामला आया। और चूँकि अपन जानते हैं pv इज इक्वल्स टू क्या होता है, n r t, और p इज इक्वल्स टू क्या होता है, n अपॉन v r t। तो यहाँ पर जो p की वैल्यू है अपन ने रख दी, तो क्या आ जाएगा, माइनस एन आर टी अपॉन वी डॉट डी वी आ गया, ठीक है। तो w रिवर्सिबल इज इक्वल्स टू क्या हो गया, चूँकि एन आर टी कॉन्स्टेंट वाले आगे और डी वी बटा वी का जैसे ही समाकलन हुआ तो वैल्यू क्या आ गई, एल एन वी टू अपॉन वी वन, ये वैल्यू हमेशा आती है समाकलन होने पर। अब अगर आप बायोलॉजी से हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा यहाँ पर एल एन की वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ 2.30, अगर लॉग बेस 10 में चेंज करनी है तो ये होती है। तो अपन ने सीधी लॉग बेस 10 यहाँ लिख दिया और 2.303 यहाँ लिख दिया। तो W रिवर्सिबल मतलब उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए कार्य हो गया W रिवर्सिबल इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 NRT लॉग बेस 10 V2 अपॉन V1, चूँकि P व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, आयतन के, ठीक है ना। जैसे ये देखो व्युत्क्रमानुपाती है ना यहाँ पर आयतन के। तो P1 V1 इज इक्वल्स टू, अगर दो कंडीशनें ली हुई है ना, जिसमें एक में दाब P1 है और उसमें आयतन V1 है, तो दूसरी कंडीशन में क्या होगा, दाब P2 और आयतन क्या होगा V2। तो V2 अपॉन V1 क्या होगा, P1 अपॉन P2, मतलब V2 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल P2 और P1 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V1 होगा। इसलिए अपन जो है अगर P की फॉर्म में ये लिखे तो ये दोनों उल्टी हो जाएगी, यहाँ पर V2 अपॉन V1 की जगह क्या हो जाएगा, P1 अपॉन P2, बस और कुछ नहीं किया, माइनस 2.303 NRT लॉग बेस 10 P1 अपॉन P2 हो गया। अब बात करते हैं उत्क्रमणीय रुद्रोष्म प्रक्रम की। अभी तो अपन ने कौन सा प्रक्रम किया था, समतापीय। अब अपन कौन सा प्रक्रम कर रहे हैं, उत्क्रमणीय रुद्रोष्म प्रक्रम। रुद्रोष्म प्रक्रम का आपको पता ही है, जो Q की वैल्यू होती है डेल्टा Q, मतलब ऊष्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता, और ऊष्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो डेल्टा E बराबर क्या हो जाता है, W। चूँकि अपन जानते हैं डेल्टा H बराबर क्या होता है, NCP dt,
और डेल्टा ई बराबर क्या होता है NCV/dt, ये अपन ने पहले ही पढ़ लिया था। तो W इज इक्वल्स टू अपन ये कह सकते हैं कि डेल्टा ई बराबर NCV, चूँकि W डेल्टा ई के बराबर और डेल्टा ई किसके बराबर इसके, तो अपन ये कह सकते हैं कि NCV/dt का मतलब ये हो गया T2 माइनस T1, अंतर है ना दो में, dt का मतलब अंतर है। तो ये तो आ गई अपनी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन अपन ने पहले ही पढ़ी थी, कौन सी, मेयर रिएक्शन, Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R होता है, ठीक है। अब इक्वेशन 2 जो है उसमें Cv का भाग देने पर, तो Cp माइनस Cv, तो Cp में Cv का भाग दिया कोई दिक्कत नहीं, Cp माइनस Cv था, Cv बटा Cv कितना आ गया 1, और R में Cv का भाग दिया तो Cv आया। और Cp अपॉन Cv को अपन ने क्या बोला था, पॉइजन रेशियो, याद आ रहा है कुछ, पॉइजन रेशियो बोला था। तो पॉइजन रेशियो, तो यहाँ पर ये क्या आ गया, गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू R अपॉन Cv, कोई दिक्कत नहीं है। Cv को इधर ले गए तो ये क्या आ गया, R बट्टा गामा माइनस 1। अब इक्वेशन जो 1 थी उनसे और 3 से देखो, इक्वेशन 1 कौन सी है, इक्वेशन 1 है W इज इक्वल्स टू डेल्टा ई NCV T2 माइनस T1। अब आ जाओ 3 से, 3 कौन सी, R, तो Cv की वैल्यू डाल दी, W इज इक्वल्स टू NCV T2 माइनस T1 थी, तो Cv की वैल्यू क्या डाल दी, R गामा माइनस 1, है ना, ये याद आ रहा है, ठीक है। तो ये आ गई। अब चूंकि अपन जानते हैं PV इज इक्वल्स टू क्या होता है, NRT, PV इज इक्वल्स टू क्या होता है NRT, ठीक है। तो RT जो था ना, RT है ना, यहाँ पर भी RT, तो वहाँ क्या आ गया PV और क्या आ गया PV, तो P2V2 माइनस P1V1, ठीक है, P2V2 माइनस P1V1 गामा माइनस 1, क्योंकि ये पहले वाली रिएक्शन को चेंज किया। तो रुद्रोष्म प्रक्रमों की अवस्था जो समीकरण है, आप सीधे सीधे याद रख लेना, क्या याद रखनी है, PV गामा, ये हमेशा क्या रहेगा रुद्रोष्म प्रक्रम के लिए कांस्टेंट, PV गामा क्या रहेगा कांस्टेंट, PV के ऊपर घात है, ठीक है, और TV गामा माइनस 1 भी क्या रहेगा कांस्टेंट, T गामा P की पावर 1 माइनस गामा भी क्या रहेगा कांस्टेंट। ये रुद्रोष्म प्रक्रमों की अवस्था समीकरण है, बिल्कुल आप इसको याद ही रख लेना। तो W की वैल्यू इस तरह से जो है वो निकाली जा सकती है। बंद पात्र में कार्य हमेशा कैसा होगा, 0 होगा। आदर्श गैस के लिए अगर P एक्सटर्नल जो है वो 0 हो तो। एंट्रोपी, अब अपन बात करते हैं एंट्रोपी की। तो देखो, एंट्रोपी का मतलब है किसी भी सिस्टम में अस्त व्यस्तता के मान को ही एंट्रोपी कहते हैं। जैसे देखो गैस में क्या होता है, अणु दूर दूर रहते हैं, छितराए छितराए से रहते हैं, अस्त व्यस्तता ज़्यादा है, तो एंट्रोपी भी गैस की क्या होती है ज़्यादा। एंट्रोपी को ऐसे दिखाते हैं, लिक्विड में थोड़े से व्यवस्थित रहते हैं तो इसकी एंट्रोपी गैस से थोड़ी कम होती है, और सॉलिड में बिल्कुल व्यवस्थित रहते हैं इसलिए जो है वो सॉलिड की एंट्रोपी जो है वो ज़्यादा कम रहती, सबसे कम होती है। अब एंट्रोपी कैसे निकालते हैं, तो एंट्रोपी की जो वैल्यू है, वैल्यू निकालने के लिए सीधी वैल्यू को भी निकालने, क्योंकि अस्त व्यवस्था कैसे निकालेंगे, तो अस्त व्यवस्था का जो है परिवर्तन निकाल सकते हैं अपन। तो परिवर्तन कैसे निकालते हैं, Q उत्क्रमणीय बटा T, है ना, Q मतलब ऊष्मा और ये तापमान। तो उत्क्रमणीय प्रक्रम में अवशोषित ऊष्मा को ही अपन क्या बोलते हैं, Q रिवर्सिबल, किस ताप पर, T ताप पर, और इसका मात्रक क्या हो गया, जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन। तो डेल्टा S का मतलब क्या हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब अंतिम अवस्था की एंट्रोपी माइनस प्रारंभिक अवस्था की एंट्रोपी। तो जैसे मान लो ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है, तो इसकी बात करें प्रोडक्ट और ये रिएक्टेंट की, यदि रिएक्टेंट की एंट्रोपी ज़्यादा हो तो डेल्टा S क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और यदि प्रोडक्ट SP प्रोडक्ट की एंट्रोपी ज़्यादा हो तो डेल्टा S क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो रिएक्टेंट की एंट्रोपी है 5, प्रोडक्ट की एंट्रोपी है 10, ये एग्जांपल ले लिया अपन ने 1 नंबर, ठीक है। तो मुझे पता है SP माइनस SR, और SP कितनी है 10 माइनस 5, तो वैल्यू कितनी आ गई, प्लस का
5। तो यदि यहाँ पर किसकी SP मतलब प्रोडक्ट की एंट्रोपी क्या हो गई ज़्यादा। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, जैसे रिएक्टेंट की तो आ गई 10 और प्रोडक्ट की एंट्रोपी ले ली अपन ने 5, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 5 - 10 = -5। तो ये वैल्यू किस में आई डेल्टा S नेगेटिव में। तो इसका इस तरह से अपन निकाल सकते हैं आराम से। अब एंट्रोपी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक है जो एंट्रोपी को प्रभावित करते हैं। तो देखो डेल्टा NG की वैल्यू अगर 0 से ज़्यादा हो, जैसे डेल्टा NG अपन क्या बोलते थे, डेल्टा NG = प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ये वैल्यू क्या आ जाए 0 से ज़्यादा, इसका मतलब क्या आ जाए पॉजिटिव, है ना। डेल्टा N मतलब प्रोडक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट बन गए यहाँ पर 3, तो डेल्टा NG क्या होगा 3 - 1 क्या आ जाए 2, और 2 इसका मतलब क्या हुआ डेल्टा NG की वैल्यू जैसे ही ज़्यादा होगी तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी बढ़ रही है। इसका मतलब एंट्रोपी यहाँ पर क्या हो रही है बढ़ रही है, तो एंट्रोपी भी क्या होगी पॉजिटिव। और डेल्टा NG का मान नेगेटिव होगा तो एंट्रोपी भी क्या होगी नेगेटिव होगी। टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है तो एंट्रोपी भी बढ़ेगी, क्योंकि टेम्परेचर से क्या होगा अणु अस्त व्यस्त ज़्यादा होते जाएंगे। प्रेशर अगर आप दबाओगे, प्रेशर आप दोगे किसी भी चीज़ का, प्रेशर अगर आप कम करोगे, प्रेशर कम करने का मतलब है वॉल्यूम बढ़ाना, और वॉल्यूम बढ़ाओगे तो अणुओं को जगह ज़्यादा मिलेगी, अणुओं को जगह ज़्यादा मिलेगी तो अस्त व्यवस्था भी क्या होगी ज़्यादा, और एंट्रोपी का मान जो है वो बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन किस पर है 5 ATM पर है, यहाँ पर किस पर है 2 ATM पर, तो यहाँ पर डेल्टा S क्या हो रही है पॉजिटिव, क्योंकि दबाव में जो है वो गैस के अणु इधर उधर अस्त व्यस्त नहीं रह सकते। अब एंट्रोपी प्रावस्था में रूपांतरण होता है तब क्या चेंज होता है। तो प्रावस्था रूपांतरण का मतलब है ठोस से गैस, गैस से ठोस, और इस तरह से ठोस से द्रव, इस तरह से बनने को प्रावस्था रूपांतरण कहते हैं। जैसे पहला है गलन की एंट्रोपी। पहली कौन सी है गलन की एंट्रोपी, मतलब जब कोई पदार्थ गलता है, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। तो क्या होता है इसके अंदर देखो, सॉलिड जब किस में बदलता है लिक्विड में, 1 मोल सॉलिड लिक्विड में बदलता है तो उस समय जो एंट्रोपी परिवर्तन होता है उसे गलन की एंट्रोपी कहते हैं। तो Q की जगह यहाँ पर क्या आ गया H, है ना, और यहाँ पर F क्या आ गया फ्यूजन, फ्यूजन के लिए। तो गलन की एंट्रोपी का मान डेल्टा HF/TF। ये है फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, हिमांक, है ना, कितने पर वह चीज़ जमती है, और यह गलन की ऊष्मा है, या किसकी ऊष्मा है गलन की ऊष्मा, या गलन के समय हुआ एंथैल्पी परिवर्तन। अगला है एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन, वाष्पन की एंट्रोपी। जब द्रव किस में परिवर्तित हो रहा हो वाष्प में, तब जो डेल्टा S है वाष्प, वो किस में परिवर्तित होगा डेल्टा H vap/TB। मतलब अब वाष्पन की जो ऊष्मा है, किसकी ऊष्मा वाष्पन में हुआ एंथैल्पी परिवर्तन, वाष्पन की ऊष्मा या वाष्पन में हुआ एंथैल्पी परिवर्तन। और ये क्या है क्वंथनांक, मतलब जिस पर कोई पदार्थ जो है वो जो द्रव पदार्थ है जो किस में कन्वर्ट होता है भाप में, है ना, सिंपल वर्डों में कहे तो सेम टू सेम ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या होता है सब्लिमेशन क्या होता है, जब कोई सॉलिड डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होता है वेपर में, तो इसे बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। और इस ऊर्ध्वपातन में जो एंट्रोपी चेंज होता है उसे एंट्रोपी चेंज, ऊर्ध्वपातन एंट्रोपी चेंज, सब्लिमेशन एंट्रोपी चेंज कहते हैं। उसके लिए ऊर्ध्वपातन की में हुई एंथैल्पी परिवर्तन, और ये क्या है सब्लिमेशन टेम्परेचर, ठीक है ना। ऊर्ध्वपातन ताप का मान होता है, ठीक है। उदाहरण कौन कौन से है इसके, ग्रेफाइट की एंट्रोपी डायमंड से ज़्यादा होती है। एक बात ध्यान रखना, ग्रेफाइट की एंट्रोपी डायमंड से अस्त व्यवस्था ज़्यादा होती है, इसमें बहुत व्यवस्थित रहता है इसलिए ये बहुत ज़्यादा कठोर होता है। आयरन का कोरोजन होने से एंट्रोपी बढ़ती है, सीधी सी बात है। आयरन जो है वो जब जंग लगती है तो एंट्रोपी बढ़ती है क्योंकि अणुओं का मान बढ़ता है। बॉइलिंग ऑफ एग, एग के बॉइलिंग होने से भी उसकी एंट्रोपी बढ़ती है।
Ag प्लस में HCl मिलाएंगे तो एंट्रोपी घटेगी क्योंकि AgCl का अवक्षेप बनता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। तो अगर अपन उत्क्रमणीय प्रक्रम की बात करें तो कुल एंट्रोपी क्या होगी, तो अपन देख रहे हैं कि उत्क्रमणीय प्रक्रम है, ए से क्या बन रहा है बी। यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो समान रहना चाहिए। तो इसके लिए टोटल अगर अपन बात करें एंट्रोपी टोटल किसके बराबर होगी, प्रक्रम की बात करें तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग पूरे ब्रह्मांड की। तो टोटल क्या होती है बराबर माइनस क्यू सिस्टम बट्टा टी। माइनस क्यू लिखा है क्योंकि सिस्टम के बारे में, सराउंडिंग के बारे में क्या लिखा है प्लस टी। बराबर ये किसके होनी चाहिए, जीरो के। मतलब इसकी जितनी चेंज हो उसकी उतनी प्लस में चेंज हो। तो कुल हमेशा क्या होगा, कुल वैल्यू क्या होनी चाहिए जीरो। अगर प्रक्रम अनुत्क्रमणीय है तो एंट्रोपी चेंज क्या होगा, तो देखो टेम्परेचर यहाँ पर सामने में नहीं होगा। तो डेल्टा एस टोटल क्या होगा, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। यह हमेशा किस में होगा, पॉजिटिव में ही होगा। जीरो से हमेशा क्या होगा, ज़्यादा ही होगा। ठीक है ना। तो डेल्टा एस टोटल माइनस क्यू सिस्टम अपॉन T1 प्लस क्यू सराउंडिंग अपॉन T2। डेल्टा एस टोटल ऑलवेज क्या होना चाहिए, प्रक्रम के लिए कुल एंट्रोपी सदैव क्या होगी, जीरो से ज़्यादा होगी। अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है तो प्रक्रम हमेशा कैसा होगा, स्वतः हो सकता है। और डेल्टा एस अगर नेगेटिव है तो प्रक्रम अस्वतः हो सकता है। और डेल्टा एस अगर जीरो है तो प्रक्रम साम्य में होगा। अब बात करते हैं ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम की। ऊष्मागतिकी का जो द्वितीय नियम है ऊष्मा के प्रवाह को बताता है। ऊष्मा के प्रवाह के बारे में बात करता है, कहता है कि सभी प्राकृतिक प्रक्रम जो होते हैं वो स्वतः होते हैं और अनुत्क्रमणीय होते हैं। ठीक है। और ब्रह्मांड की एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है। ब्रह्मांड की एंट्रोपी लगातार मतलब डेल्टा एस टोटल हमेशा क्या है, पॉजिटिव है। डेल्टा एस सिस्टम प्लस सराउंडिंग हमेशा क्या है, पॉजिटिव है। अब है तीसरा टॉपिक है गिब्स मुक्त ऊर्जा। नियत तापमान तथा नियत दाब पर स्वतः प्रवर्तिता दर्शाने के लिए अपन एक वैल्यू का यूज करते हैं जिसका नाम है गिब्स मुक्त ऊर्जा। गिब्स मुक्त ऊर्जा निकाय की कुल ऊर्जा जो कार्य में परिवर्तित होती है, या निकाय की इसको अपन क्या बोल सकते हैं, दक्षता भी बोल सकते हैं, क्षमता भी बोल सकते हैं। सिर्फ वो ऊर्जा जो कार्य में परिवर्तित होती है उसे जी से दिखाते हैं। नियत ताप और नियत दाब पर यह स्वतः प्रवर्तिता को दर्शाती है। ऊर्जा बराबर, इसका मतलब ऊर्जा बराबर उपयोगी कार्य प्लस अनुपयोगी कार्य। तो उपयोगी कार्य हो गया जी, जो कार्य में परिवर्तित हुआ। जो कार्य में परिवर्तित नहीं हुआ वो एंट्रोपी में परिवर्तित हो गया और तापमान बढ़ाने के काम आ गया। तो H बराबर क्या हो गया, G प्लस टी एस। तो G अगर मुझे लाना है तो G बराबर H माइनस टी एस आ गया। चूँकि G का सिर्फ निरपेक्ष मान अपन ज्ञात नहीं कर सकते तो हमेशा मैंने आपको कहा ही है दोनों का परिवर्तन ज्ञात कर लो। तो परिवर्तन ज्ञात होगा तो डेल्टा H डेल्टा G इज इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस टी डेल एस होगा। हमेशा ध्यान रखना डेल्टा G जब भी नेगेटिव होगा प्रक्रम कैसा होगा, स्वतः होगा। डेल्टा G जब भी पॉजिटिव होगा प्रक्रम कैसा होगा, अस्वतः। डेल्टा G जब जीरो होगा इसका मतलब प्रक्रम कैसा है, साम्य में होगा। अब अपन कैसे ये स्वतः अस्वतः होगा वो अपन यहाँ पर चर्चा करते हैं। ठीक है। स्वतः अस्वतः वे प्रक्रम जो स्वतः हो जाते हैं बिना है ना, तो उन्हें स्वतः प्रक्रम कहते हैं। अस्वतः प्रक्रम जिन्हें बाह्य फोर्स की जरूरत पड़ती है। तो पहला अपन यहाँ पर कंडीशन है कुछ, वो अपन देखते हुए चलते हैं। जैसे यहाँ पर इस सारणी में दे रखा है डेल्टा H और यहाँ डेल्टा S का मान दे रखा है, यहाँ डेल्टा G का मान दे रखा है। ठीक है। अगर डेल्टा H क्या हो, नेगेटिव हो, और डेल्टा S यहाँ पर क्या हो, पॉजिटिव हो, तो डेल्टा G का मान हर एक टेम्परेचर पर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और रिएक्शन हमेशा कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस। इसको समझते हैं। जैसे अपनी फॉर्मूला क्या था, अपना फॉर्मूला था डेल्टा G बराबर डेल्टा H माइनस टी डेल एस, ये फॉर्मूला था। अब अपन ये फॉर्मूला लगाते हैं। क्या लगाते हैं, डेल्टा H कर दो नेगेटिव, डेल्टा S कर दो पॉजिटिव। डेल्टा H नेगेटिव कर दिया मैंने, कर दिया माइनस का 10, और डेल्टा S क्या कर दिया पॉजिटिव,
टेम्परेचर मान लो ले लिया 5, 5 इंटू डेल्टा एच भी क्या रखा प्लस का 5, तो 5 5 है 25, 25 माइनस 10 माइनस 25 वैल्यू किस में आई -35, वैल्यू किस में आई -35। इसका मतलब वैल्यू क्या आ गई, डेल्टा जी का मान क्या है नेगेटिव। इसका मतलब है डेल्टा जी का मान जब भी नेगेटिव है तो रिएक्शन कैसी होगी स्पॉन्टेनियस। क्लियर है। अब इसी रिएक्शन को अपन और देखते हैं डेल्टा जी की वैल्यू को लेकर। अब कि डेल्टा एच है नेगेटिव और डेल्टा एस क्या है वो भी है नेगेटिव, तो देखो डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच कैसा है नेगेटिव, ये लो नेगेटिव का 10, डेल्टा टेम्परेचर वही अपन ने ले लिया 5 और ठीक है लो टेम्परेचर लिया है, तो लो टेम्परेचर का मतलब है नेगेटिव में अपन ले लेते हैं इसका टेम्परेचर, तो ये मैंने ले लिया -5 और डेल्टा एस कैसा लिया नेगेटिव, तो डेल्टा एस 5 नेगेटिव फिर 5, ठीक है। अब वैल्यू देखो कितनी आ रही है -5 -5 क्या हो गया +25 +25 नेगेटिव, ठीक है। ये वैल्यू क्या आ गई टोटल नेगेटिव है ना, -25 और -10 किस में आ गए माइनस में, तो देखो -35 आ गया फिर से। इसका मतलब है ऐसी रिएक्शन लो टेम्परेचर पर क्या होगी स्पॉन्टेनियस, कोई समस्या नहीं। ऐसे ही इनका आप लोग करके देखिए एक बार लो टेम्परेचर, बस ये ध्यान रखना लो टेम्परेचर को आप नेगेटिव में रख दो, हाई टेम्परेचर को आप पॉजिटिव में रख दो। इस तरह से आप जब प्रैक्टिस करोगे तो कौन सी स्पॉन्टेनियस होगी कौन सी नहीं होगी, वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी डेल्टा जी पर, ठीक है ना। डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो वो स्पॉन्टेनियस होगी, डेल्टा जी की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। अब अपन बात करते हैं गिब्स मुक्त ऊर्जा और साम्य स्थिरांक के अंदर जो है वो संबंध को अपन जो है वो देखेंगे। तो गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या होती है अपन ने अभी पढ़ ही लिया है, ठीक है। तो गिब्स मुक्त ऊर्जा डेल्टा ई, साम्य स्थिरांक अपन पहले ही देख चुके हैं नेक्स्ट चैप्टर में, फिर भी आप वीडियो एक बार देख लेना। साम्य में जो स्थिरांक होता है उसे साम्य स्थिरांक कहते हैं, सिंपल वर्ड हम के क्यू, जैसे ए से बी बन रहा है और उसी समय बी से क्या बन रहा है ए, दोनों की रेट है बराबर, इस समय जो स्थिरांक होगा उसे साम्य स्थिरांक कहते हैं। साम्य पर जो डेल्टा जी की वैल्यू होती है वो कितनी होती है हमेशा 0 होती है, कितनी होती है 0, और यहाँ पर Q है ना और के ई क्यू की वैल्यू भी क्या होती है हमेशा बराबर होती है। यहाँ पर चूंकि गिब्स मुक्त ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता 0, और Q है ना जो होता है और के ई क्यू होता है, इनकी वैल्यू क्या होती है 0। जो वैल्यू जो रिएक्शन होती है जो समीकरण होती है वो क्या होती है डेल्टा जी इजिकल्स टू डेल्टा जी 0 प्लस आर टी एल एन क्यू। अब चूंकि हम जानते हैं डेल्टा जी को मैंने ले लिया यहाँ पर 0 और Q किसके बराबर है के यू के, ये ले लिया मैंने। डेल्टा जी को मैं जब इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव का, है ना। तो इसका नेगेटिव हटाने के लिए पूरे को नेगेटिव से गुणा करूंगा तो ये हो गया पॉजिटिव डेल्टा जी 0 और ये हो जाएगा नेगेटिव। तो डेल्टा जी 0 इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के यू क्यू। चूँकि एल एन की वैल्यू मैं जानता हूँ कितनी होती है +2.303 लॉग बेस 10, तो ठीक है। तो -2.303 और ये लॉग बेस 10 आ गया, आर टी जैसा था वैसा, और ये क्या आ गया के ई क्यू। ये अपने पास डेल्टा जी 0 और के ई क्यू के बीच में संबंध दिखाने वाली आ गई समीकरण। अब अगर अपन थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो ये और सिंप्लीफाई अपन कर सकते हैं।
तो इस पूरे 2.303 को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 2.303 RT, है ना। log के ई क्यू इक्वल्स टू माइनस डेल्टा G0 अपॉन 2.303 RT। यहाँ अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका अगर लॉग हटाना चाहे अपन तो इधर एंटी लॉग ले लेंगे, तो ये पूरा किस में आ जाएगा, ई में, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा, ई माइनस डेल्टा G0 RT, ये पूरा पूरा कहाँ आ जाएगा, ऊपर। तो अपन बात करेंगे ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा या ऊष्मा का क्या होता है, निष्कासन होता है, बाहर निकलती है ऊष्मा, है ना। इनके लिए डेल्टा H जो है वो 0 से कम होता है, मतलब नेगेटिव होता है। डेल्टा H का मतलब एंथैल्पी परिवर्तन नकारात्मक होगा, क्योंकि ऊर्जा का क्या हो रहा है, निष्कासन हो रहा है। एग्जाम्पल दहन अभिक्रिया, दहन का मतलब वही जलाना। मिथेन को अगर जला रहे हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो कार्बन डाइऑक्साइड जल बनेगा, ऊष्मा बाहर निकलती है, ठीक है। दूसरी है उदासीनीकरण अभिक्रियाएं, लवण तथा अम्ल तथा क्षार को जब आप मिक्स करते हो तो लवण और जल बनते हैं और ऊष्मा जो है वो बाहर निकलती है। और विस्फोटक अभिक्रिया होती है, वो भी इनका उदाहरण है। अगर अपन इनका ऊर्जा आरेख देखें तो अभिक्रिया की गति इधर हो रही है और इधर ऊर्जा है, यहाँ पर ऊर्जा 0 है। मान लो कोई ए दिया हुआ है, ए से क्या बन रहा है, बी। ए की ऊर्जा कितनी है, 10 है। ये ए जब अभिक्रिया करता है तो पहले क्या बनाता है, संक्रमण अवस्था, फिर वो संक्रमण अवस्था किस में परिवर्तित होती है, इस बी में परिवर्तित होती है, जो उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। तो और इस अभिकारक की ऊर्जा और संक्रमण अवस्था के बीच में जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा अंतर होती है, उसे सक्रियण ऊर्जा अपन कहते हैं। अब आप देखोगे कि उत्पाद की ऊर्जा है 5, अभिकारक की है 10, तो एंथैल्पी में परिवर्तन कितना हुआ, डेल्टा H प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो 5 आ गया प्रोडक्ट और ये 10 आ गया रिएक्टेंट की ऊर्जा। तो डेल्टा H की वैल्यू आप देखो क्या आई, नेगेटिव, क्या आई, नेगेटिव। इसका मतलब ऊर्जा निकली बाहर। पहले ऊर्जा 10 थी, अब ऊर्जा कितनी है, 5 है। इसका मतलब जो एक्स्ट्रा ऊर्जा थी वो बाहर निकल गई। इसी को अपन जो है वो डेल्टा H कहते हैं, जो कि इन अभिक्रियाओं में नेगेटिव आती है। अब बात करते हैं ऊष्मा शोषी, मतलब जो ऊष्मा का शोषण करती है, जिनको में अपन ऊष्मा देते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब इनके लिए डेल्टा H का मान 0 से ज़्यादा होता है, मतलब डेल्टा H का मान क्या होगा, पॉजिटिव, धनात्मक होगा, क्योंकि ऊर्जा का क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है। जैसे अमोनियम क्लोराइड का जल में विलय करना, जैसे अमोनियम क्लोराइड है, इसको पानी में डालेंगे तो ये जल में क्या होगा, विलय होगा। तो इसको थोड़ा सा अपन को क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, ऊष्मा देनी पड़ेगी। प्रकाश संश्लेषण अगर करवाना है तो अपन को प्रकाश मतलब ऊर्जा देनी पड़ेगी, तभी उस पौधे के अंदर ग्लूकोज और O2 बनेंगे। ऐसे किसी को पिघलाना हो, भाप बनाना हो, तो ये सब अभिक्रियाएं जो है वो कैसी है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा का प्रयोग होगा। अगर अपन इस अभिक्रिया का आरेख बनाए तो यहाँ से भी क्या बना रहे हैं, ए से क्या बना रहे हैं, बी, पर ए को अपन क्या दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं। ए को क्या दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं। ऊर्जा देने के बाद ए की ऊर्जा जो बी में परिवर्तित हो जाता है और इसकी ऊर्जा कितनी हो जाती है, 10 हो जाती है। यहाँ भी संक्रमण अवस्था बनती है। तो अगर इसके लिए भी अपन ये बनाए तो प्रोडक्ट की ऊर्जा कितनी है, 10, रिएक्टेंट की कितनी है, 5, तो डेल्टा H की वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव। तो ऐसी अभिक्रियाओं के डेल्टा H क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इस तरह से ये ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी के बीच में अंतर है। ऊर्जा का प्रवाह, ऊष्माक्षेपी की बात करें तो ऊर्जा क्या होती है, निकलती है। ऊष्माशोषी में ऊर्जा अपन देते हैं। एंथैल्पी परिवर्तन यहाँ पर जो है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और यहाँ पर एंथैल्पी परिवर्तन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। उदाहरण ऊष्माक्षेपी में दहन है और उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ऊष्माशोषी में कौन सी, प्रकाश संश्लेषण और किसी को पिघलाना। यहाँ पर तापमान ऊष्माक्षेपी में बढ़ता है और यहाँ पर तापमान घटता है। थैंक यू।